तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीएस बाय जीएस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है इमरजेंस ऑफ गांधी, ठीक है? कि गांधी का उदय कैसे होता है। गांधी जी का जन्म होता है, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, उससे पहले वो लंदन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लॉ करने के लिए। फिर वो एक उनके मित्र होते हैं दादा अब्दुल्ला, है ना? तो उनका केस लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका के बाद जब 1915 में वो जब इंडिया वापस आते हैं तो उनका क्या रोल रहा इंडियन इंडिपेंडेंस में, वो सब हम चीज़ आज देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमरजेंस ऑफ गांधी। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में, उससे पहले हम थोड़ा-सा और देखेंगे और चीज़ें, जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये बेसिक सी नॉलेज है, ठीक है? इनके फादर जी का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है? करमचंद गांधी। और इनकी मदर का नाम था पुतली बाई। मदर का नाम था पुतली बाई, ठीक है? आई होप इतना क्लियर होगा। इनकी वाइफ का नाम क्या था? इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा कपाड़िया, ठीक है? कस्तूरबा कपाड़िया। बाद में ये गांधी बन जाती हैं, जब शादी हो जाती है, ठीक है? कस्तूरबा कपाड़िया। अच्छा, इनका जन्म जो होता है, ये बॉर्न होते हैं 2 अक्टूबर 1969 को, ठीक है? कहाँ पर? एट पोरबंदर, एट पोरबंदर, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? पोरबंदर ये गुजरात में ही है, ठीक है? अच्छा, तो गांधी जी क्या होता है, सितंबर 1888 में गांधी जी 1888 में लेफ्ट इंडिया, लेफ्ट इंडिया टू स्टडी लॉ इन लंदन, ठीक है? लंदन चले जाते हैं और वहाँ पर लॉ की पढ़ाई पूरी करते हैं। लॉ की जब पढ़ाई पूरी करते हैं, उन्होंने गांधी जी ने जब पास किया उस एग्ज़ाम को, और उसके बाद एक खान अब्दुल्ला होते हैं या दादा अब्दुल्ला होते हैं, तो 1893 में, मई 1893 में, मई 1893 वेंट टू साउथ अफ्रीका टू फाउट द केस ऑफ हिज फ्रेंड दादा अब्दुल्ला, ठीक है? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए चले जाते हैं कहाँ? साउथ अफ्रीका। इतना समझ आ गया? ये था बेसिक सी चीज़। अच्छा, जब वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ? 1893 में गए, 1914 तक वहाँ पे रहे, 1915 में वापस आ जाते हैं 9 जनवरी को, ठीक है? 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आते हैं। उससे पहले भी आए थे 1901 में, तो वो भी देखेंगे, ठीक है? वेंट टू साउथ अफ्रीका 1893 एज एन लॉयर ऑफ एन इंडियन फर्म इन डरबन। कहाँ गए थे? तो ये डरबन में गए थे, ठीक है? डरबन में ही जो इंडियंस होते थे वहाँ पर जो जॉब करते थे, जो जो अपना रोजी-रोटी के लिए वहाँ पर गए हुए थे, वो सारे डरबन में ही रहते थे और कहीं उनको जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है? फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अगर आपने गांधी मूवी देखी हो, तो उसमें भी आपको देखा गया होगा, कि आपने देखा होगा कि उसमें ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टिकट होती है, उसके बावजूद भी उनको बाहर फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ब्लैक्स का फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाना मना था, ठीक है? तो थ्रोन आउट ऑफ एट पीटर मारिट्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग फॉर रिफ्यूजिंग टू लीव फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, ठीक है? उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि मेरे पास टिकट है तो मैं बाहर क्यों जाऊं, तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया, ठीक है? चलिए, उसके बाद उन्होंने कुछ केसेस लड़े, तो वहां पर जब केस लड़े तो उन्होंने कुछ चीजें भी ओपन की, जो इसमें चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? चार चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चार चीजें हम लोग देखने वाले हैं। नटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है? तो 1893 में पहुंचे वहां पर और 1894 में उन्होंने नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, ठीक है? क्या था ये? तो ये एक तरीके का नटल इंडियन कांग्रेस एक तरीके की संस्था थी जो
लड़ती थी किसके लिए? सिविल राइट्स ऑफ इंडियन, जो साउथ अफ्रीका में रहते थे उनके सिविल राइट्स के लिए ये लड़ती थी। और इनका जो तरीका क्या था, तो पब्लिक कंपेन करते थे, लीगल एक्शंस, कोर्ट में केसेस लड़ना, पिटीशन करना, है ना। तो ये सारे इनके तरीके थे। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर उसके बाद सेटलमेंट करते हैं ये 1904 में, फिनिक्स सेटलमेंट, ठीक है, फिनिक्स आश्रम, ठीक है। आप यहाँ पर आश्रम भी लिख सकते हैं, फिनिक्स आश्रम, ठीक है। फिनिक्स आश्रम क्या था? तो ये एक डरबन में एक इन्होंने कॉलोनी को एस्टेब्लिश किया था, जहाँ पर इंडियंस रह सकते थे, अपनी सिंपल लाइफ जी सकते थे, ठीक है, कम्युनिटी वर्क कर सकते थे। इंस्पायर्ड बाई जॉन रस्किन बुक अनटू दिस लास्ट, ठीक है। तो जॉन रस्किन रस्किन की बुक थी एक, अनटू दिस लास्ट, तो उसी से ये प्रभावित थे, उसी से इंस्पायर्ड थे, और उसी सिलसिले में इन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट यानी कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, ठीक है। कहाँ पर करते हैं ये? तो डरबन में करते हैं, इतना समझ आ गया। ये एक तरीके का ये आश्रम था, मतलब जैसे यहाँ पर साबरमती आश्रम खोला था 1916 में आके, है ना। तो वैसे ही एक सेटलमेंट वहां पर था साउथ अफ्रीका में, जहां पर गांधी जी और उनके जो लोग थे वो रहते थे। किस मोटिव पर, किस प्रिंसिपल पर रहते थे? तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स थे उनके। और ये एक ऐसा पहला आश्रम था जो गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो फर्स्ट आश्रम टू बी इस्टेब्लिश्ड बाय गांधी जी, लिख सकते हैं आप, फर्स्ट आश्रम टू बी इस्टेब्लिश्ड बाय गांधी जी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तीसरी चीज उन्होंने टोल्स्टे फॉर्म का एक उद्घाटन किया था। ये टोल्स्टे भी आश्रम ही था एक तरीके का, लेकिन ये जोहान्सबर्ग में किया था, ठीक है, 1910 में। उसको 1904 में किया, यहाँ पर 1910 में, ठीक है, जोहान्सबर्ग में, विद द सपोर्ट ऑफ हरमन कॉलेनबच। तो ये इनके एक कह सकते हैं आप कलीग थे, ठीक है, कलीग थे हरमन कॉलेनबच, और इन्होंने की सहायता से ही इन्होंने इसका फाउंडेशन रखते हैं, ठीक। अच्छा, ये प्रभावित किससे थे? टॉल्स्टॉय एक करके लियो टॉल्स्टॉय हुए हैं, रशियन थिंकर, उनसे ये काफी ज्यादा प्रभावित थे, है ना। तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम रखा था। लियो टॉल्स्टॉय जो थे वो वर्क करते थे, मतलब कि वो फेमस इसलिए थे कि वो अपने नॉन वायलेंस को डीपली मतलब नॉन वायलेंस से उनसे प्रभावित थे। गांधी जी जो थे उनके नॉन वायलेंस के जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनके आइडियाज थे, उनसे ज्यादा डीपली प्रभावित थे, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने टॉल्स्टॉय इनका नाम रखा, टॉल्स्टॉय आश्रम का ही टॉल्स्टॉय नाम रखा, ठीक है। और ये भी वही काम करता था जो आपका फिनिक्स आश्रम करता था, मतलब इंडियंस लोगों को पनाह देता था, वहां पर लोग रहते थे, और अपने जो कम्युनल कम्युनल लिविंग थी वहां पर, और गांधीयन प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, मतलब कि नॉन वायलेंस प्रिंसिपल पे रहते थे वहां पर। इंडियन ओपिनियन 1930 में, 1903 में ये पहले एस्टेब्लिश की गई थी। मतलब इंडियन ओपिनियन एक तरीके का जर्नल था, यानी कि वीकली न्यूज़पेपर जैसे होते हैं, जर्नल होता है, तो ये वीकली जर्नल था, स्टार्टेड बाय गांधी जी इन डरबन, ताकि अपने आइडियाज जो हैं वो प्रोपोगेट कर सकें कि भाई हम यहाँ पर आप लोगों के साथ के लिए ही आए हैं, आपकी सेवा करने के लिए ही आए हैं, है ना। और आपको जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो चुनौतियां मिल रही हैं उनका हम समाधान करने के लिए आए हैं। तो अपने आइडियाज को पूरे साउथ अफ्रीका में प्रोपेगेट करने का काम इंडियन ओपिनियन के थ्रू करते थे, ठीक है। ये इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और तमिल 4 लैंग्वेज में पब्लिश होती थी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल। यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंडियन राइट्स एंड इनजस्टिस, जो इनजस्टिस हो रहा है साउथ अफ्रीका में उसको स्प्रेड करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडियन ओपिनियन का ये यूज करते थे, ठीक है। तो ये 4 चीजें थी जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जिनका फाउंडेशन रखा, ठीक है। अब आते हैं आगे, गांधी जी 1915 में, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आते हैं इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर इंडिया गांधी जी आते हैं। और कब आए थे? 9 जनवरी 1915, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे। मैं आपको कई बार लेक्चर में बता भी चुका हूँ, पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑनर्ड विद अ ग्रांड रिसेप्शन इन बॉम्बे, बॉम्बे में जो शिप से उतरे। 9 जनवरी इज नाउ ऑब्जर्व्ड प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस अब 9 जनवरी हर साल मनाया जाता है। आपको ये बताना है कमेंट में कि ये प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में जो मनाया गया उसका नंबर क्या था, ठीक है। 2025 में कौन से नंबर का मनाया गया, और प्रवासी भारतीय सम्मान किसको दिया गया, ठीक है, अवार्ड किसको दिया गया,
होती है। तो ये आप थोड़ा सर्च करिए ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है। मैं बता दूंगा, लेकिन मैं अगर बता दूंगा तो वो याद नहीं रहेगा, अगर आप सर्च करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गांधी जी ने जब यहाँ पर आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरे इंडिया को घूमेंगे, ठीक है। मतलब जो यहाँ की कंडीशंस हैं उनको जानेंगे पहले, तो इसीलिए डिसाइडेड टू ट्रेवल अक्रॉस इंडिया टू अंडरस्टैंड रियल कंडीशन ऑफ पीपल बिफोर ज्वाइनिंग एक्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने से पहले उन्होंने यहाँ पर घूमना उचित समझा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा इतना। लिव्ड इन सिंपल लाइफ, लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वो खादी खादी पहना उन्होंने। जैसे लोग रहते हैं ना सिंपल, जो गांव के लोग रहते हैं, वैसे उन्होंने अपना पूरा वेशभूषा बदला। एंड फॉलोड आश्रम स्टाइल लिविंग, ठीक है। एस्टेब्लिश साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद इन 1917, तो 1917 में इन्होंने साबरमती आश्रम की फाउंडेशन रखी जहां पर ये रहते थे। और बिकेम सेंटर फॉर ट्रेनिंग सत्याग्रह, ठीक है। तो सत्याग्रही को ट्रेनिंग करने के लिए ये सेंटर एक बन गया। अच्छा, 1916 में तो आए थे, 1915 में तो आए थे, लेकिन 1915 से पहले भी ये 1901 में आए थे। ही केम टू इंडिया इन 1901, ठीक है। कलकत्ता सेशन था 1901 का, कलकत्ता सेशन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। और आए किसकी एडवाइस पर थे? ऑन द एडवाइस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही आए थे। और फाइनली ये 1915 में वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 गांधी सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इसी वजह से इनको रिक्रूटिंग सर्जेंट बोला गया। इनको क्या बोला गया? रिक्रूटिंग सर्जेंट बोला गया, ठीक है, गांधी जी को, कि ये अंग्रेजों के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, रिक्रूटिंग सर्जेंट, ठीक। ब्रिटिशर्स ने इनको एक टाइटल दी, टाइटल कैसर ए हिंद की, कैसर ए हिंद, ठीक है। कैसर ए हिंद की टाइटल ब्रिटिशर्स ने दी इनको। इतना क्लियर होगा आई होप। अब आते हैं हम लोग, इन्होंने मेन एक 1915 में आ गए थे, 1916 में एक चीज और लिख सकते हैं आप, कि 1916 में यहाँ पर 1916 में पहला इनका अपीयरेंस था, फर्स्ट अपीयरेंस इन इन इनॉग्रल ऑफ इनॉग्रल ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने एस्टेब्लिश किया था, किसने फाउंड किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर आता है 1917। 1917 में ये पहला अपना सत्याग्रह लीड करते हैं। होता क्या है, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट होती है बिहार में, ठीक है, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट थी बिहार में। जस्ट अ मिनट, हाँ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट होती है बिहार में। यहाँ पर एक तरीके से फोर्स्ड कल्टीवेशन कराया जाता है इंडिगो का। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक तरीके का नील होती है, यानी कि कलर होता है, जिसको टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है कपड़ों पर कलर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें 3 कटिया सिस्टम था। एक 3 कटिया सिस्टम मतलब 3/20 भाग पे आपको, 3/20 भाग यानी कि 15% एरिया पे आपको, जैसे कि 1 बीघा है तो 1 बीघा में आपको 3/20 भाग पे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, ये फिक्स था, ठीक है। और पीजेंट हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड एंड सेल इट एट फिक्स्ड, ठीक है, सेल इट एट फिक्स लो प्राइस टू यूरोपियन प्लांटर, यानी कि एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता था, उसी प्राइस पर यूरोपियंस को बेचना पड़ता था उनको। ये हुआ क्यों, क्यों इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ये क्यों कंपलसरी किया? तो डिमांड जो थी ना जर्मनी में सिंथेटिक डाई की इन्वेंशन हो गया था, सिंथेटिक डाई का जर्मनी में, ठीक है। तो इस वजह से इंडिगो की जो डिमांड थी वो जर्मनी में फीकी पड़ गई थी।
फीकी पड़ गई थी, है ना। तो प्लांटर्स ट्राई टू एक्सप्लॉइट पीजेंट्स मोर। अब हुआ क्या, सिंथेटिक डाई बन गई थी जर्मनी में, है ना। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जो क्वालिटी इंडिगो की होती थी वो सिंथेटिक डाई की नहीं थी। जर्मनी में इंडिगो की डिमांड कम हो गई, लेकिन यूरोप में और जगह तो बढ़ी है, और जगह पड़ी, क्योंकि जर्मनी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, सिंथेटिक डाई। तो इन्होंने पीजेंट को ज़्यादा कह सकते हैं एक तरीके से एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक ये आप पहले यहाँ पर लिख लीजिए, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, ये पहला सिविल डिसोबीडियंस थे। इसमें एक लोकल पीजेंट लीडर होते हैं, यानी कि लोकल किसान आपके कह सकते हैं नेता होते हैं, उनका नाम होता है राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला। तो ये गांधी जी से 1916 में जो लखनऊ का सेशन होता है वहां मिलते हैं, ठीक है, वहां मिलते हैं, और वहां गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिहार आइए, चंपारण आइए, और वहां पर वहां की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की हमारी मदद कीजिए, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं चंपारण विजिट करने के लिए। तो गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 में पहुंचते हैं, ठीक है, अप्रैल 1917 में पहुंचते हैं। और उन्होंने ऑफिशियल रेजिस्टेंस, यानी कि जो ब्रिटिशर्स द्वारा रोकने की उनको कोशिश की जाती है, उनको एक नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन वो मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं वापस जाएंगे। गांधी ने एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी को कंडक्ट किया विद वॉलंटियर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ठीक है, ये सारे थे। और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद, जितने भी प्रसाद प्रसाद वाले हैं वो सब बिहार वाले हैं, ठीक है। शंभू शरण वर्मा, शंभू शरण वर्मा, तो ये कुछ वहां के नेता थे जो इस चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे, ठीक है। इन्होंने कलेक्ट किया टेस्टिमनीज फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ पीजेंट अबाउट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि एक तरीके से पीजेंट से सभी जानकारी ली कि उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे हाई रेंट लिए जाता है, इलीगल टैक्सेस लिए जाते हैं, उनको जबरन काम कराया जाता है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने वहां से इकट्ठी की। गवर्नमेंट और बिहार जो थी उड़ीसा की, उन्होंने एक चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी को फॉर्म किया और उसमें गांधी जी को मेंबर बनाया, ठीक है, उसमें गांधी जी को मेंबर बनाया। और उस जो कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशन दी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तीन कटिया सिस्टम को एबलिश किया गया और पीजेंट को कंपनसेट किया गया, ठीक है, पीजेंट को कुछ कंपनसेशन दिया गया और रेंट को भी, जो रेंट पड़ती थी उसको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। यानी कि ये मेजर पहला चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी जी का इंडिया में पहला मेजर सत्याग्रह साबित हुआ, ठीक है। यहाँ से गांधी जी को पॉपुलैरिटी मिली, और जब पॉपुलैरिटी मिली तो एक मास लीडर के तौर पर गांधी जी निकल के आए, उभर के आए, ठीक है। और इन्होंने एक पावर दिखाई कि नॉन वायलेंट तरीके से भी हम प्रोटेस्ट को जीत सकते हैं, ठीक है, हम प्रोटेस्ट को जीत सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। उसके बाद आता है दूसरा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, ये अहमदाबाद गुजरात में है पहली बात तो। ये पहली हंगर स्ट्राइक थी, ठीक है, गांधी जी की इंडिया में पहली हंगर स्ट्राइक थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया। हुआ क्या था, जो मिल ओनर्स थे बहुत ज्यादा क्या था, कह सकते हैं एक तरीके से प्लेग आ चुका था। और मिल ओनर्स चाहते थे कि जो बोनस मिलता था वो उनको मिलता रहे, क्योंकि प्लेग के टाइम पर बोनस दिया जाता था मिल की तरफ से। तो सॉरी, मिल ओनर नहीं चाहते थे, पीजेंट चाहते थे, वहां के जो वर्कर्स थे वो चाहते थे उनको बोनस मिलता रहे, लेकिन मिल ओनर्स ने वो बोनस को एबलिश कर दिया था। इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी काफी समय तक बढ़ती चली गई। मिल ओनर्स रिफ्यूज टू इंक्रीज वेजेस डिस्पाइट राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। एक ये भी तरीका, एक ये भी इसका रीजन था, ठीक है। दूसरा और क्या था, टेक्सटाइल वर्कर्स ने डिमांड किया कि 35% वेज हाई किए जाएं, मिल ओनर्स ऑफर्ड ओनली 20%, ठीक है, मिल ओनर्स ने केवल 20% ही ऑफर किए। गांधी जी एडवाइज वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक एंड बट रिमेन नॉन वायलेंट। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक पे चले जाओ,
हंगर स्ट्राइक पर जाओ, और लेकिन हमें नॉन वायलेंट तरीके से काम करना है, ठीक है, नॉन वायलेंट तरीके से। स्टार्टेड फास्ट अनटू डेथ टू प्रेस फॉर जस्टिस, इवेंचुअली 35% वेज हाइक वाज एग्रीड, ठीक है, यानी कि एक और दूसरी बड़ी जीत निकल के आई गांधी जी की लीडरशिप में, ठीक है। 35% वेज जो था उसमें सहमति बन जाती है, और 35% वेज वर्कर्स को दे दिया जाता है, ठीक है। ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। टाइमलाइन याद रखिएगा, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ठीक है। 1918 में ही खेड़ा में हुआ था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉप जो थी ना, वो पैमाइन के चक्कर में काफी ज्यादा दिक्कत हो गई। अब आप खुद सोच सके, दोनों जगह गुजरात में ही दोनों चीजें हैं, अहमदाबाद में भी प्लेग आया तो गुजरात खेड़ा में भी तो आया होगा ना, तो वहां पर भी। और 1918 की बात हो रही, क्रॉप फेल हो गया। पीजेड ने डिमांड किया कि उनको रेवेन्यू में कुछ माफी दी जाए, है ना, लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर 25% क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो 25% से कम है, तो लैंड रेवेन्यू जो होगा वो माफ होना चाहिए, लॉ ये कहता है। लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो हुआ क्या, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और शंकर लाल बैंकर जो थे, इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। इन्होंने एक अडॉप्ट किया नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एज प्रोटेस्ट। इन्होंने कहा कि हम पेमेंट ही नहीं करेंगे, रेवेन्यू का पेमेंट ही नहीं करेंगे, और हम स्ट्राइक पे जाएंगे, ठीक है, यानी कि हम आंदोलन करेंगे, मूवमेंट एक चलाया उन्होंने। तो इसमें जो लीडर शामिल हुए थे वो मैंने आपको बता दिया, गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे, शंकर लाल बैंकर थे, ठीक है, ये मेन लीडर थे। और हुआ क्या, वॉलंटियर्स हेल्प पीजेंट स्टे यूनाइटेड डिस्पाइट कॉन्स्पिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि वॉलंटियर्स जो होंगे, स्वयंसेवक जो होंगे, वो किसानों को एकजुट रखेंगे, और चाहे भले ही उनकी संपत्ति जब्त हो जाए, ठीक है, हमें हिम्मत नहीं आना है, ये उनका कहना था। गवर्नमेंट एग्रीड टू सस्पेंड रेवेन्यू कलेक्शन। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे, हम सस्पेंड कर रहे हैं इसको, और हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ उस ईयर के लिए जिस टाइम प्लेग आया था, जिस टाइम फेमाइन आया था, ठीक है। एंड रिटर्न कॉन्स्फिकेटेड प्रॉपर्टी, जो उन्होंने प्रॉपर्टी जब्त की थी उसको भी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये तीसरी बड़ी जीत थी गांधी जी की इंडिया में, ठीक है। ये तीन मेन कह सकते हैं एक सत्याग्रह थे गांधी जी के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आता है, इसके बाद एक एक्ट आता है। अब वो एक्ट मैं आपको बता चुका हूं, उस एक्ट का नाम होता है मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसको मैं समझा चुका हूं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि सारे एक्ट मैं बता चुका हूं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, ठीक है, 1919 में आया था। इसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, ठीक है। इसमें मॉन्टेक जो थे वो सेक्रेटरी थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो दे दिया गया किसको, देखिए 1909 से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, 1919 से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया एंग्लो इंडियन इलेक्टोरेट टू एंग्लो इंडियन एंड क्रिश्चियंस, ठीक है, क्रिश्चियंस। और 1935 के एक्ट से एक और लोगों को दिया गया, वुमेन्स को, ठीक है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। प्रोविंस में डायरकी को एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि डायरकी एट प्रोविंस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरल, जो राज्यसभा और लोकसभा आप देखते हैं ना बाई चीज, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, सेंटर पे राज्यसभा और लोकसभा होती है ना। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक तरीके से कह सकते हैं ब्लैक कानून था ये, रॉलेट एक्ट। ऑफिशियल नेम एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ठीक है। इसका ऑफिशियल जो नेम था एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसके तहत क्या था कि जो कोई भी लोग होता था उसको बिना दलील के, बिना वकील के, और कोई भी अपील नहीं कर सकता है उसमें,
बिना अपील के आपको जेल डाला जा सकता है। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट के थ्रू अगर आप कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में पार्ट करते हुए पाए गए। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उनको ये एक्ट लाना पड़ा। लेकिन ये एक्ट बहुत गंदा था। बहुत गंदा क्यों था? क्योंकि आप ना तो वकील दे रहे हो, ठीक है, ना कोई दलील, ना कहीं पर कोर्ट में सुनवाई, कुछ नहीं, सीधे आपको जेल डाल दिया जाएगा। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, मिनिमम 2 साल के लिए। ठीक है, और एक तरीके से कह सकते हैं हैवियस कॉर्पस वाज टू बी सस्पेंडेड। हैवियस कॉर्पस क्या होता है? इसमें आपको मतलब कि कोर्ट में पेश करना होता है ना इसमें, टू प्रेजेंट बॉडी, तो वो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब कि उस चीज को, हैबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक रिट होती है ना आर्टिकल 32 के तहत, एक रिट, 5 रिट होती हैं जिसमें एक रिट आती है हैबियस कॉर्पस, मैं आपको पॉलिटी में बताऊंगा। ठीक है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है इसमें। अब इसी के अगेंस्ट में एक सत्याग्रह चला दिया जाता है, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी उसको लीड करते हैं और इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो रिकमेंडेड बाई जस्टिस सिडनी रॉलेट कमेटी। तो इसके जो हेड थे जस्टिस सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, ताकि जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट एक्टिविटी चल रही है वर्ल्ड वार 1 के बाद उनको रोका जाए, उनको कर्व किया जाए। ब्रिटिश वांटेड टू एक्सटेंड वॉर टाइम रिप्रेसिव पावर्स इनटू पीस टाइम। देखिए, एक 1915 में एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ये जो था ना, ये एक्सपायर होने को था, इसकी डेडलाइन आने वाली थी। डेडलाइन वाज नियर। अब इसी सिलसिले में इनको एक परमानेंट एक्ट लेके आना था, तो इसीलिए जस्टिस सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है और वो रॉलेट एक्ट को लेकर आते हैं, जिसको पास कर दिया जाता है 1919 में। ठीक है, तो ये चीज थी। आगे चलते हैं। मेन प्रोविजंस क्या थे? तो गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एंड डिटेन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तक आपके ऊपर ट्रायल चला सकते हैं। नो राइट टू अपील और लीगल एड, कोई भी राइट नहीं होता था। ट्रायल्स टू बी हेल्ड इन कैमरा सीक्रेट विदाउट जूरी। मतलब कैमरा मतलब बिना जूरी के आपको गोपनीय अदालत में चलाया जाए, मतलब सीक्रेट अदालत में चलाया जाएगा। ठीक है, कोई भी जूरी नहीं होगी, कोई भी जज नहीं होगा वहां पर। इंडिया का रिएक्शन क्या था, इंडियन पीपल्स का? तो स्ट्रांगली अपोज्ड बाय ऑल इंडियन लीडर्स, जाहिर सी बात है, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को भी ये नहीं पसंद था। गांधी ने इसको ब्लैक एक्ट नाम दिया। ठीक है, ब्लैक एक्ट इसको गांधी ने नाम दिया। लेड टू गांधीज फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह। ये पहला ऐसा सत्याग्रह था जो ऑल इंडिया सत्याग्रह था गांधी जी का। देखिए, चंपारण केवल बिहार तक सीमित था, खेड़ा केवल खेड़ा तक, अहमदाबाद केवल अहमदाबाद तक। अब जो पहला मास लेवल पर जो पार्टिसिपेशन हो रहा था, मास लेवल पर जो सत्याग्रह हो रहा था, वो था आपका रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, मार्च 1919 में इसको कमेंस किया गया गांधी जी द्वारा। ठीक है, और इसको लीड किया गया मार्च 1919 में, लेकिन सत्याग्रह लॉन्च किया गया 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया गया 6 अप्रैल 1919 को। लॉन्च किया मतलब स्टार्ट हो गया था 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन हुआ क्या, 9 अप्रैल आती है, 9 अप्रैल, 9 अप्रैल को 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कौन होते हैं वो 2 लोग? सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, और एक होते हैं आपके डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल, ये 2 लोग होते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश, इसी कानून के तहत ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, 9 अप्रैल 1919। अब आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जी हाँ, जलियांवाला मसाकरे। ठीक है, तो वो भी अभी देखेंगे। तो रॉलेट सत्याग्रह नेशन बाय हड़ताल्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स, स्प्रेड ऑफ प्रोटेस्ट इन पंजाब लेड टू जलियांवाला बाग मसाकरे 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल को बैसाखी होती है ना? बैसाखी वाला दिन था, और बैसाखी फेस्टिवल डे, जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब में। कंटेक्स्ट था कि जो रॉलेट एक्ट है उसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेस्ट करना है। और एक और भी तरीका, एक और भी वो कारण था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था इसी रॉलेट एक्ट के तहत, तो हमें उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, तो ये उनका मेन एम था। 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये मेन एम था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ,
बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन जो थे वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। जाहिर सी बात है, हमें अपने पीसफुल मीटिंग के लिए हम इकट्ठा हो सकते हैं ना कहीं पर भी, त्योहार है एक तो त्योहार के नाम पर यहाँ पर इकट्ठे हुए थे सारे, ठीक है। चिल्ड्रन गैदर इन जलियांवाला बाग। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर, ठीक है, इसका नाम याद रखनी है, मक्कार का इसका नाम याद रखना है, भूलना नहीं है इसका नाम मरते दम तक। रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसने जो इकलौता एग्जिट गेट था ना जलियांवाला बाग का, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया, ठीक है। पूरी तरीके से तोपों से बंद कर दिया और वहां पर पूरी सेना खड़ी कर दी। और उसने बिना रुके इतना फायरिंग किया बिना चेतावनी दिए, बिना किसी को कुछ बताए, फायरिंग पे फायरिंग, फायरिंग पे फायरिंग करता चला गया विदाउट वार्निंग, ठीक है। जिसमें फायरिंग जो थी वो लगभग 10 मिनट चली थी। ये सरकारी आंकड़ा है, रियल में नहीं पता है क्योंकि कोई बचा ही नहीं था। सरकारी आंकड़ा है। और 1650 राउंड फायर हुए थे। क्या आपको लगता है 10 मिनट में सिर्फ 1650 राउंड होंगे? मुझे नहीं लगता, ठीक है। ऑफिशियल डेथ जो हुआ था संख्या थी वो 379 बताई गई, लेकिन एक्चुअल में ये कम, हजारों पार थी, ठीक है। 1000 अनआर्म्ड मैन मारे गए थे वहां पर, ठीक है ना, जनरल डायर द्वारा लगभग। और पूरे पंजाब में मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। आफ्टर मैथ क्या हुआ? मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया पंजाब में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद जो अपनी नाइटहुड की टाइटल थी, जो ब्रिटिशर्स ने दी थी इनको, वो लौटा दी थी, ठीक है, वो लौटा दी थी। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ कर दिया। अब देखिएगा आप, जब जब गांधी जी कुछ ना कुछ करने जाएंगे तब तब ऐसी ये घटना एक हो जाएगी। रॉलेट सत्याग्रह कर रहे थे, जलियांवाला बाग मसाकरे हो गया। आगे जाके ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे तब भी एक चीज होगी, वो आगे बताएंगे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करेंगे तब चौरी चौरा हो जाएगा। तो ऐसे करके जब भी कोई एक बड़ा मास मूवमेंट होने जाता है तब तक कुछ ना कुछ घटना हो जाती है जिसकी वजह से गांधी जी को बैकफुट पे आना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत हुई। ड्यू टू वायलेंस, वायलेंस की वजह से यहाँ पर रोड सत्याग्रह को उन्होंने कॉल्ड ऑफ किया। अब इसी सिलसिले में हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया ताकि इस जो घटना है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। डायर को बहुत ज़्यादा मतलब आलोचना की गई हर जगह, लेकिन मुकदमा नहीं चलाया गया। इसके बाद डायर को भेज दिया गया यहाँ से। और कहा जाता है कि डायर जब यहाँ से गया तो उसके कुछ सालों बाद ही उसकी डेथ हो गई। और डेथ कैसे हुई, मतलब उसको सपने आते थे, उसने डायरी में अपने लिखा कि मुझे सपने आते हैं और मुझे बहुत डराया जाता है, लोग मुझे डराते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है और मारने की मुझे कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब सदमे में ही मर गया, अच्छा हुआ मर गया। ऐसी मौत बहुत अच्छी होती है, मतलब दुश्मनों के लिए, हमारे जो दुश्मन हैं उनको ऐसी मौत मिलनी चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं। अब हुआ क्या, एक माइकल ओ डायर था, माइकल ओ डायर, इसको मार देते हैं। कौन मार देते हैं? किल्ड बाई ऊधम सिंह। ऊधम सिंह, इनको ये लगा कि ये जो है ये रेजिनेल्ड डायर है, इसको रेजिनेल्ड डायर लगे ये ऊधम सिंह को, लेकिन ये होते हैं माइकल ओ डायर, इनको मार देते हैं, ठीक है। जबकि वो नहीं होते हैं, वो मरते हैं आपके रेजिनल डायर जो होता है उसको, वो अपने आप मरता है, ठीक है। उसकी डेथ बहुत बुरी होती है। अच्छा, ऊधम सिंह का ओरिजिनल नाम क्या होता है? तो इनका होता है राम मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक है। राम मोहम्मद सिंह आजाद, ये ओरिजिनल नेम होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी ने एक अपनी टाइटल भी को भी रेनाउंस कर दिया था, इनको रिटर्न कर दिया था, रिटर्न कैसर ए हिंद, जो ब्रिटिशर्स ने 1915 में दी, 1900, हाँ 1915 में दी थी, कैसर ए हिंद, ठीक है। कैसर ए हिंद की टाइटल को भी रिटर्न कर दिया था आफ्टर द जलियांवाला बाग मसाकर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1919 से 1924 का दौर, जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था,
एक ऑटोमन अंपायर था, उसका इशू था। तो क्या था ऑटोमन अंपायर? तो ऑटोमन अंपायर मैंने आपको बताया था जब ब्रिटिशर्स पढ़ा जब मैं आपको मुस्लिम राइज ऑफ मुस्लिम पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था ऑटोमन अंपायर के बारे में, ठीक है। तो टर्की में जो अंपायर होता था उसको ऑटोमन अंपायर कहते थे। उसका जो हेड होता था, क्योंकि पैगंबर के बाद जो हेड हुआ, रिलीजियस हेड हुआ मुस्लिम्स का, उसको बोलते थे खलीफा, ठीक है। तो खलीफा की टाइटल को ब्रिटिशर्स ने उसको एबलिश कर दिया था, ठीक है। तो वर्ल्ड वार वन में ऑटोमन अंपायर हार गया था। ब्रिटिशर्स प्लान टू रिमेंबर इट, ठीक है, इसे तोड़ना चाहते थे। कैलिफ मुस्लिम कंसीडर द कैलिफ सुल्तान ऑफ तुर्की एज द रिलीजियस हेड। हिज रिमूवल थ्रेटन्ड इस्लामिक यूनिटी। तो इसी वजह से खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। यहाँ पर अली ब्रदर्स थे, एक का नाम था मोहम्मद अली, एक का नाम था शौकत अली। दूसरे थे मोहम्मद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल खान, हसरत मोहानी, ठीक है। ये कुछ लीडर्स थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? डिमांड इनकी क्या थी? इसको तो ठीक है। इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए खिलाफत कॉन ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब किया गया ये? तो ये 1919 में ही किया गया, दिल्ली में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। गांधी जी ने एक तरीके से इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पर देखा। ये अपॉर्चुनिटी थी कि जो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम में जो दरारें पड़ी थी, उसको एक तरीके से जोड़ा जाए। अगर हमने इस खिलाफत मूवमेंट में साथ दिया तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहेगी, है ना। फिर क्या हुआ? ऑल इंडिया, आप लिख सकते हैं, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अपोज किया था। किसने अपोज किया था? अपोज्ड बाई बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको अपोज किया था, ठीक है। ये चीज भी याद रखिए। चलिए, अब क्या हुआ? 1920 में कलकत्ता सेशन होता है। पहले ये पढ़ लेते हैं। खलीफा शुड रिटेन हिज एम्पायर एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी। ये डिमांड थी। कंट्रोल ऑफ होली प्लेसेस ऑफ इस्लाम शुड रिमेन विद मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के साथ में ही रहनी चाहिए। और ऑटोमन अंपायर की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। गांधी जी ने देखा कि खिलाफत जो है वो अपॉर्चुनिटी है हमारे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पर। इन्होंने सपोर्ट किया बाई मर्जिंग इट विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने इसको मर्ज कर दिया था बाद में। कॉज क्या, कोर्स ऑफ मूवमेंट क्या था, यानी कि प्रगति कैसी चल रही थी? 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म ने बॉम्बे बॉम्बे में फॉर्म की। स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस एट कलकत्ता सपोर्टेड इट। तो कलकत्ता में स्पेशल सेशन था, और इसी कलकत्ता वाले सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया गया था। अप्रूव्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, इन द स्पेशल सेशन। और ये आपका 1920 में सितंबर में हुआ था, ठीक है, सितंबर 1920 में। ये स्पेशल सेशन था 1920 में। जो नॉर्मल सेशन था, जो नॉर्मल सेशन था 1920 में, 1920 का जो दिसंबर वाला सेशन था, दिसंबर 1920 में, ये आपका नागपुर सेशन था, ठीक है, नागपुर में सेशन हुआ था। और यहाँ पर कांग्रेस कमेटी की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कमेटी, ठीक है। अब कांग्रेस की जो कमेटी होती है, वर्किंग कमेटी होती है, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स, ठीक है। और ये होता है, और इसी में जो कह सकते हैं, चलिए छोड़िए उसको छोड़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1919 में ये आया, ठीक है। डिक्लाइन क्यों हुआ? तो 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। अभी पढ़ेंगे कैसे हुआ था, ठीक है। और जो एवोल्यूशन ऑफ कैलिफेट था, मुस्तफा कमल पाशा तुर्की, तो इन्होंने कैलिफेट की उपाधि जो थी, टाइटल था, इसको ही एबलिश कर दिया था। मुस्तफा कमल पाशा, ठीक है, तुर्की के। तो फिर जब बात ही खत्म हुई, जब कैलिफ की जो टाइटल थी उसको ही जब समाप्त कर दिया, तो फिर मतलब ही खत्म हो गया इसका, ठीक है।
लॉस ऑफ मुस्लिम सपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगा, मूवमेंट अपने आप खत्म हो गया। ठीक है, चलिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 चला। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग मसाकरे 13 अप्रैल 1919, इंडिया लॉस्ट फेथ इन विजिटेड जस्टिस। ठीक है, खिलाफत इशू आल्सो क्रिएटेड अनरेस्ट अमंग मुस्लिम्स। ये तीन मेजर कारण थे। गांधी जी डिसाइडेड टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश थ्रू अ पीसफुल मास मूवमेंट। इसी सिलसिले में कांग्रेस का एक सेशन होता है दिसंबर 1920 में नागपुर में। ठीक है, नागपुर में बताया भी ना, स्पेशल सेशन आपका कलकत्ता में होता है, लेकिन जो आपका हर साल जो दिसंबर में सेशन होता है वो नागपुर में हुआ। ठीक है, अप्रूव द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया। देखिए, बात जो हुई थी वो कलकत्ता सेशन में हुई थी, और जो अप्रूव हुआ था वो आपका नागपुर सेशन में हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टॉक अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो अप्रूव आपका उसमें हुआ था, नागपुर सेशन। मूवमेंट बिगन ऑन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है। इट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मसाकरे एंड खिलाफत एंड जस्टिस। ठीक है, तीनों की बात चली, तीनों के अगेंस्ट में इसको प्रोटेस्ट किया गया। इनका मेन टारगेट क्या था, मेन इनकी किसका किसका ये बाइकआउट कर रहे थे? नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? हमें कॉपरेट नहीं करना है। किसके साथ में? ब्रिटिशर्स के साथ में। ब्रिटिशर्स की किसी भी चीज पर कॉपरेट नहीं करना है, उनकी हमें चीजें यूज नहीं करना है, उनके स्कूल कॉलेज नहीं जाना है ना। तो बाइकआउट करना है गवर्नमेंट स्कूल्स का, कॉलेजेस का, लॉ कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, फॉरेन क्लॉथ एंड गुड्स का। ठीक है, प्रमोट करना है किसको? स्वदेशी को, यूज ऑफ खादी एंड इंडियन गुड्स का। रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट पर है उनसे इस्तीफा दे देना। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा भी दिया था। उसके बाद पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप, यानी कि शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना। ठीक है, क्योंकि शराब क्या होती थी? शराब सारी विदेशी होती थी, तो वहां पर भी शांतिपूर्वक हमें वो करना था, धरना प्रदर्शन करना था। अच्छा, लोकल स्ट्रगल भी इस टाइम पर कुछ चल रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। लोकल जो स्ट्रगल थे वो भी चल रहे थे। मैंने आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ। एक था एका मूवमेंट जो आपका यूपी में चला था, हरदोई में, है ना। एका एका रिवोल्ट या एका मूवमेंट ये यूपी में चला था। ठीक है, किसके द्वारा लीड किया गया था? तो ये मदारी पासी थे, उनके द्वारा, मदारी पासी, 1921 में। और क्या यहाँ से देख सकते हैं, एक था मोपिला रिवोल्ट, आपको बताया था, मोपिला रिवोल्ट 1921 में ये भी चला था। और ये मालाबार, इसको हम लोग मालाबार रिवोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, मालाबार रिवोल्ट। सिख रिवोल्ट भी हो रहे थे, टू रिमूव, टू रिमूव, ऐसा नहीं, ऐसे लिखिए, सिख रिवोल्ट फॉर रिमूवल ऑफ करप्ट महंस, जो करप्ट महंस थे उनको रिमूवल के लिए, करप्ट महंस। यहाँ पर सिख रिवोल्ट चल रहे थे। ठीक है, एक अवध किसान मूवमेंट, ये आपको जोड़ रहा हूँ, आपको जाके देखना है ये सारे थे क्या। ठीक है, अवध किसान मूवमेंट ये चल रहे थे, जो टाइमलाइन के हिसाब से, मैंने देखो हर एक चीज टाइमलाइन के हिसाब से ही बताई है आपको। ठीक है, हर एक चीज को टाइमलाइन के हिसाब से बताया है, कोई भी आगे पीछे मैंने नहीं किया है, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, लीडर को और पार्टिसिपेशन, तो महात्मा गांधी इसके लीडर थे। पार्टिसिपेशन में बात करें तो सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अली बिरदास, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे तो यहाँ पर भी शामिल हुआ था ये पूरा खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, लाला लाजपत राय एक्टिवली इन्वॉल्व। स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल्स, लॉयर्स लाइक सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को लेफ्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने गेव अप कर दिया। उसके बाद स्प्रेड ऑफ नेशनल अवेकनिंग अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में चली। खादी इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ इसमें। ठीक है, अब इसी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था ना,
उसके थ्रू स्कूल और कॉलेजेस को एस्टेब्लिश किया गया नेशनल लेवल पर। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्कूल्स और कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया नेशनल लेवल के पर, ठीक है। जैसे जामिया मिलानिया हो गया, काशी विद्यापीठ हो गया, ठीक है, बिहार विद्यापीठ हो गया, लिख दे रहा हूँ। स्कूल एंड कॉलेजेस पर एस्टेब्लिश्ड, कौन सा था? जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, और बिहार विद्यापीठ। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? गुजरात विद्यापीठ। अब ये कौन से सन में खुले थे, ये सब लिख लीजिए। तो जामिया मिलानिया 1920 में, अलीगढ़ में, अलीगढ़ में, ठीक है। और गुजरात विद्यापीठ 1920 में ही, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। बाकी काशी विद्यापीठ ये 1921 में, आपको काशी बनारस में पता है। बिहार भी 1920 में, 1921 में, ठीक है। तो ये सब स्कूल्स और कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी, और जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह थे, फॉरेन गुड्स थे, उनको जला दिया गया था, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। अच्छा, स्वराज स्वराज एक फंड बनाया गया था, स्वराज फंड बनाया गया था। अब स्वराज फंड में लगभग उस टाइम पर 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे स्वराज फंड में, ठीक है, ताकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को थोड़ा गति दिया जा सके, क्योंकि हर मूवमेंट में थोड़ा पैसे की तो जरूरत होती है ना, तो इसलिए फंड बनाया गया था, ठीक है। चलिए, सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट, तो चौरी चौरा इंसिडेंट होता है गोरखपुर यूपी में फरवरी 1922 में, ठीक है। तो वहां से मॉब ने क्या किया था, पुलिस स्टेशन में फायर लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए थे, एक सब इंस्पेक्टर था और 21 कांस्टेबल थे, ठीक है। गांधी जी, अ फर्म बिलीवर इन नॉन वायलेंस, कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ऑन 12 फरवरी 1922। चलिए, अब पढ़ते हैं हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट। तो 4 फरवरी की बात है 1922 की। चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है एक जगह, और यूपी में। तो विलेजर्स जो थे वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने हाई फूड प्राइसेस के लिए और पुलिस ऑपरेशन के लिए। मैंने आपको बताया था कि जगह जगह पर ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, सिख वाला बताया, मोपला बताया, है ना, अवध वाला बताया। तो ये ऐसे करके छोटे छोटे प्रोटेस्ट हर जगह पर चल रहे थे, तो वैसे यहाँ पर भी चल रहा था, चौरी चौरा में भी। अब ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स क्लैश्ड विद द पुलिस। तो क्या हुआ, पुलिस ने इनको छेड़ना शुरू कर दिया। ये लोग शांति से जा रहे थे, आप मूवी अगर देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा। तो ये शांति से जा रहे थे, पुलिस ने जब छेड़ा तो लोगों के हाथ में क्या थी, मसाले थी। तो लोगों ने पुलिस चौकी में इन सारे पुलिस वालों को बंद किया, और बाहर से पेट्रोल डालकर उस स्टेशन में आग लगा दी। आग लगा दी तो उसमें 22 पुलिस वाले जल के मर गए, ठीक है, जल के मारे गए, जिसमें 21 कांस्टेबल थे और एक सब इंस्पेक्टर था। क्योंकि पुलिस ने पहले फायर की थी, ठीक ना, जिसमें प्रोटेस्टर की कुछ ना कुछ प्रोटेस्टर की डेथ भी हो गई थी, जिसके रिस्पॉन्स में लोगों ने उसमें आग लगा दी, ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में आग लगा दी। 22 पुलिसमैन ड्राइड इनसाइड द स्टेशन। थाने के अंदर 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इम्पैक्ट क्या हुआ, महात्मा गांधी वॉज डीपली सॉक्ड बाई द वायलेंस। गांधी बिलीव्ड वायलेंस वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। तो इनके प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, ठीक है। 12 फरवरी 1922 का दिन था, और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। मैंने कहा था ना, गांधी जी कुछ भी शुरू करते थे तो कुछ ना कुछ एक आफत आई जाती थी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया। सिग्निफिकेंस क्या था, तो एक पहला मेजर सेटबैक था नेशनल मूवमेंट में, जिसमें गांधी जी, जब से गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स में आए थे, ठीक है, प्रूव्ड गांधीज फर्म स्टैंड ऑन नॉन वायलेंस। गांधी जी अडिग रहते हैं अपने नॉन वायलेंस के ऊपर, भले ही कितनी भी बड़ी बात हो जाए, लेकिन आपको अपने पाथ से हटना नहीं चाहिए। ये हमें गांधी जी से सीखना चाहिए, ठीक है। हाँ, हमें मतलब कुछ गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कुछ गलतियां नहीं हुई, लेकिन जो अपना पाथ है उन्होंने वो नहीं छोड़ा। उन्होंने मना भी नहीं किया किसी को कि आप वायलेंस मत करिए, समझाया कि वायलेंस सही रास्ता नहीं है, लेकिन अब सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं, छोड़िए कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। चलिए, 1922 हो गया।
अब आते हैं टाइमलाइन 1923। 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, स्वराज पार्टी स्थापना क्यों होती है, क्योंकि कांग्रेस में थे गांधी जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था। इसकी वजह से कुछ लीडर जो थे बहुत ज्यादा गुस्से में थे, डिसअपॉइंटेड थे कि मतलब गांधी जी ने इसको वापस क्यों किया। इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बाइकआउट कर दिया था लोगों ने। ठीक है, अब जो लीडर थे जैसे कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने जनवरी 1923 में बॉम्बे में स्वराज पार्टी की स्थापना की, और इसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम इनसाइड। एक मिनट रुकिए। हाँ, चलिए, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ब्रिटिश ये आ गया, वर्क्स कंप्लीट स्वराज। चलिए मैं लिख के बताता हूँ तो अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ। हम्म, एक तरफ लिखिए, यहाँ पर आईएनसी जो थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, टू पार्ट्स। ये मैं 1923 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, एक थे एक थे स्वराजिस्ट, यानी कि जो स्वराज की स्थापना करना जा रहे थे, स्वराजिस्ट। ठीक है, तो दूसरे थे नो चेंजर्स। इनको नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स भी बोला जाता है। ठीक है, नो चेंजर्स। ठीक है, अच्छा, स्वराजिस्ट में कौन कौन लीडर आ जाएंगे, तो सी आर दास आ जाएंगे, आपके मोतीलाल नेहरू आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन आ जाएंगे, तो इसमें आपके सरदार पटेल, डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। ठीक है, ये सारे नो चेंजर्स। इनका जो एम था, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और इनका क्या था, तो इनका था ज्वाइनिंग लेजिस्लेटिव, ज्वाइनिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, वाई कंटेस्टिंग इलेक्शन, कंटेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्वाइन होना। ठीक है, तो ये इनका एम था, और ये इनका एम था स्वराज थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, कंप्रोमाइज क्या होते हैं बिटवीन नो चेंजर एंड स्वराजिस्ट, तो इनमें कंप्रोमाइज क्या होते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। यानी कि कुछ तो बातें हुई होंगी ना दोनों में कि हाँ हम ये नहीं करेंगे, तो अवॉइड, अवॉइड अ 1907 टाइप स्प्लिट। इन्होंने कहा कि हम स्प्लिट नहीं चाहते हैं, हम लोग साथ में रह के ही काम करेंगे, लेकिन बस आइडियाज अलग होंगे। ठीक है, स्प्लिट। और उन्होंने गांधी की लीडरशिप को भी एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेड द नेसेसिटी ऑफ गांधीज लीडरशिप।
दोनों को पता था कि गांधी की लीडरशिप हमें चाहिए चाहिए। उसके बाद कंप्रोमाइज़ किया गया कि मीटिंग जो होगी वो दिल्ली में होगी 1923 में। कंप्रोमाइज़ जो मतलब कि हुआ कहाँ पे, तो ये दिल्ली में मीटिंग हुई, वहाँ पर कंप्रोमाइज़ हुआ और स्वराजिस्ट को अलाउ किया गया। स्वराजिस्ट वर अलाउड कि आप जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं, टू कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन को लड़ सकते हैं। अच्छा, स्वराजिस्ट का मैनिफेस्टो क्या था, मतलब क्या लोगों से वादे किए थे? मैनिफेस्टो, तो ये क्या था? देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैनिफेस्टो था कि ब्रिटिश गाइडेड बाय सेल्फलेस इंटरेस्ट, ब्रिटिश गाइडेड बाय सेल्फिश इंटरेस्ट, तो हम उसके अपोज में काम करेंगे। ठीक है, रियल ऑब्जेक्टिव जो था, ब्रिटिशर्स का जो रियल ऑब्जेक्टिव था, रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश, ये सारा मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। ठीक है, रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश वॉज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद उन्होंने डिमांड को प्रेजेंट किया, प्रेजेंट डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन काउंसिल। ठीक है, तो काउंसिल में सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए और ऑब्स्ट्रक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल, तो इन्होंने जो काउंसिल की जो वर्किंग थी ना, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम इनका था कि हमें उस वर्किंग को पूरा होने ही नहीं देना है। ठीक है, उसमें जाके इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़के वहां पहुंचना है काउंसिल में, और वहां पर जो कामकाज होंगे उनमें हम बाधा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, सरकार के काम में, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो अब स्वराजिस्ट ने एक्टिविटी क्या क्या की, यहाँ पे पढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम इनसाइड टू इंप्रूव द इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट ग्रेजुअली टू वर्क फॉर कंप्लीट स्वराज। ठीक है, सेल्फ रूल के लिए हमें काम करना है। अच्छा, इतना हो गया। अब एक्टिविटीज क्या आती हैं, तो कंटेस्टेड इलेक्शन फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल काउंसिल, एक्सपोज्ड डिफेक्ट्स एंड वीकनेस ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू स्पीचेस एंड मोशंस, एक्टिवली ऑब्स्ट्रक्टेड गवर्नमेंट पॉलिसीज इन काउंसिल। और क्या कर लिख सकते हैं यहाँ पर, आउटवोटेड आउटवोटेड द गवर्नमेंट सेवरल टाइम्स, यानी कि गवर्नमेंट के विपक्ष में ही बहुत बार इन्होंने वोट कर दिया, सेवरल टाइम्स। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा स्पीचेस दी इन्होंने। उसके बाद 1925 में क्या हुआ, 1925 में इन्हीं में से एक थे, देखिए जो आपके सरदार पटेल थे वो थे प्रो चेंजर, नो चेंजर। ठीक है, और उन्हीं के भाई विट्ठल भाई पटेल जो थे वो स्वराजिस्ट थे, विट्ठल भाई पटेल वो स्वराजिस्ट थे। ठीक है, इलेक्टेड एज स्पीकर, इनको इलेक्टेड एज स्पीकर चुन लिया गया। ठीक है, स्पीकर बन गई है 1925 में। उसके बाद पब्लिक सेफ्टी बिल आता है 1928 में, जो मैं आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा अभी आपको, साइमन कमीशन, फिर पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने उसको भी डिफीट किया, एक्सपोज किया हॉलोनेस ऑफ द मॉन्टफोर्ड स्कीम, और स्वराजिस्ट ने रिसॉर्ट किया था एडजर्नमेंट मोशन, और इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस को बार बार वो पूछते रहते थे। ठीक है, तो ये कुछ उनकी एक्टिविटीज थी जो वहां पर वो करते थे। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, तो मार्क्ड शिफ्ट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। ठीक है, यानी कि नॉन कॉपरेशन जो लड़ाई लड़ रहे थे अभी तक, वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू भी लड़ सकते हैं। तो ये इन्होंने एक शिफ्ट पैदा किया था। प्रिपेयर्ड पॉलिटिकल ग्राउंड फॉर फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल, तो एक पॉलिटिकल ग्राउंड इन्होंने तैयार कर दिया था फ्यूचर के जो फ्रीडम स्ट्रगल होने वाले हैं। स्ट्रेंथन इंडियन नेशनल मूवमेंट इनसाइड लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को लेजिस्लेचर के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा मजबूत कर दिया था। डिक्लाइन क्यों हुआ इसका, स्वराजिस्ट पार्टी का डिक्लाइन क्यों हुआ, देखो गांधी जी और इनके जो डिफरेंस, इनके अंदर जो डिफरेंसेस थे, इसकी वजह से पार्टी जो थी वो कमजोर पड़ गई। और उसके बाद
1929 1930 आते आते ये पार्टी खत्म हो गई, क्योंकि सीआर दास की भी मृत्यु हो चुकी थी उस टाइम तक, और फिर यहाँ पर ये कमजोर होती चली गई। ठीक है, फिर आते हैं 1925 की काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी एक टाउन है लखनऊ के पास में ही, पार्ट ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। 9 अगस्त 1925 को क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज होती हैं। अब वो सारी रिवोल्यूशनरीज होते कौन से, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1924 में बना था ना, उसी के मेंबर्स होते हैं। लूटेड गवर्नमेंट ट्रेन कैरिंग मनी मींट फॉर ब्रिटिश ट्रेजरी, ठीक है, उसको लूट लेते हैं। लूट वाज इंटेंडेड टू फंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी उनको फंड करने का इनका इंटेंशन था। ठीक है, इसमें कौन कौन लीडर थे, तो आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिरी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, और बनवारी लाल केशव चंद्र चक्रवर्ती। ये और सारे भी ले थे, लेकिन ये मैन मैन है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जो थे, आपके लीडर तो थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी के, लेकिन ये शामिल नहीं हुए थे। इनका मतलब पहले शामिल होने वाले थे, प्लान था, लेकिन ये वहां पर एक्चुअल रॉबरी में शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो इसलिए इनको फांसी भी नहीं दी गई। 4 लोगों को दी गई थी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र रैनी और एक और थे। ठीक है, तो 4 लोगों को यहाँ पर फांसी दी जाती है। ठीक है, इसमें एक नाम और लिख सकते हैं आप, रोशन सिंह, जिनको फांसी दी गई थी। चारों को अलग अलग जगह पर फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए। आफ्टर मैथ क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉन्च क्रैकडाउन, मैनी रेवोल्यूशनरीज अरेस्टेड, द फेमस कॉकोरी ट्रायल टुक प्लेस इन 1926, जहां इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह को वर सेंटेंस टू डेथ, अदर वर गिवन लाइफ इम्प्रिजमेंट और लेसर सेंटेंस। मेन ये 4 थे, तो इनको लाइफ इनको डेथ दे दिया गया था। सिग्निफिकेंस क्या था, तो showed the growing militancy and resolve of Indian youth against British rule, inspired many revolutionaries in later freedom struggle। बात की स्वतंत्रता संग्राम में अन्य क्रांतिकारियों के लिए ये जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी, वो एक प्रेरणा के स्रोत बनी। ठीक है, हाईलाइटेड द सैक्रिफाइसेस मेड फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये होता है आपका खत्म लेक्चर। 1925 तक हमने चीजें पढ़ ली हैं। अब 1925 के बाद जो भी चीजें हुई होंगी वो हम लोग आपको अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 लेक्चर लगेंगे, मैक्सिमम, और 2 लेक्चर में हम लोग अपनी पूरी हिस्ट्री को समाप्त कर चुके होंगे। आज 12 तारीख हो गई है, 13 14। ठीक है, तो जो हमारा, मैं सोच रहा हूँ जो हमारा इंडिपेंडेंस वाला लेक्चर होगा ना, उसको मैं करूँगा 15 अगस्त को। 15 अगस्त को ही आज़ादी दिलाऊंगा। ठीक है, तो एक दिन बीच में गैप रखूंगा, ताकि आप पीछे का रिवाइज कर सकें। हो सकता है कल गैप रखूँ या फिर परसों रखूँ। ठीक है, तो 15 तारीख को ही आज़ादी दिलाऊंगा, और 16 तारीख से हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो पॉलिटी होगा, क्योंकि हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ चुके होंगे, हिस्ट्री में हमारी आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, क्या सब बनी, वो सब हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते हुए पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर पॉलिटी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और पॉलिटी के बाद देखेंगे साथ साथ में अगर हम लोग वो कर पाए, अगर क्या नाम, बायो कर पाए, तो बायो भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए।